क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया टॉपिक 6.2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है हरकत में होना, मोशन में होना। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस या तवाज़ुन। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि केमिकल रिएक्शन में मोशन भी है यानी हरकत भी है और वो इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन भी हासिल कर चुका है। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होता है जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं। द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, तो शुरू में रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है क्योंकि रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं। After some time, when enough concentrations of the products are built up, they react to give back the reactants in the reverse reaction. जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो डीकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की टर्म सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही अप्लाई हो सकती है, सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में होता है। लेकिन ये टर्म इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होती, ये उसके लिए वैलिड नहीं है। तो आपने याद रखना है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अटेन हो सकता है। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस until the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. ये रिएक्शन उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर ना हो जाए। यानी कि जितने वक्त में या जितनी रफ्तार से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स बना रहे थे उतनी ही रफ्तार से या उतने ही वक्त में प्रोडक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाना शुरू ना कर दें। जब तक हमें ये रेट बराबर नहीं मिलेगा तब तक ये रिएक्शन होता चला जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहे होंगे जब तक कि उनका रेट सेम ना हो जाए, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में होता रहेगा। यहाँ पे रेट सेम होने का मतलब ये जितना टाइम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पे लग रहा है उतना ही टाइम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने पे लगना चाहिए। अगर वो टाइम सेम हो जाता है या वो स्पीड सेम हो जाती है तो फिर जाके हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल होगी। In other words, the number of reactant molecules which will disappear as a result of forward reaction becomes equal to the number of reactant molecules which will form as a result of the reverse reaction. आइए अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे ही एप्लीकेबल होता है, ये इरिवर्सिबल के लिए नहीं होता। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाएगा तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। यानी कि जितने वक्त में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही थी उतने ही वक्त में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने चाहिए, या फिर जितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे थे उतनी ही स्पीड के साथ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अटेन होगी, हासिल होगी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिसअपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इस साइड पे रिएक्टेंट्स है, इस साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट शुरू में फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 0 हैं। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ ये सारे के सारे रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे ये
चले गए प्रोडक्ट साइड पे, यानी कि इन्होंने क्या बना दी, प्रोडक्ट्स बना दी, तो खुद ये क्या हो गए, 0। तो इसका मतलब है कि इस साइड पे जो जितने मॉलिक्यूल्स डिसअपियर हुए हैं वो कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल डिसअपियर हुए हैं, वो तादाद में बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिवर्स रिएक्शन की सूरत में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके बराबर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये है कि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होके टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की तादाद 0 रह जाएगी और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद 10 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ही यहाँ से डिसअपियर हुए थे फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में 10 ही वापस यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो इस सूरत में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है तो उसके बाद फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम बज़ाहिर लगता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, अब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। तब भी उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है, इसी वजह से ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। द सेम विल बी ट्रू फॉर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, और ये सारी सिचुएशन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के लिए भी दुरुस्त है। एट दिस स्टेज द रिएक्शन इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। इट अपीयर्स एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन इन द रिएक्शन वेसल, बज़ाहिर ये लगता है कि रिएक्शन वाले बर्तन में या कंटेनर में या वेसल में कुछ भी नहीं हो रहा। एज द कंसनट्रेशंस ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंज एट दिस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन या उनकी तादाद या उनकी मिकदार चेंज नहीं हो रही होती। इस वजह से हम ये कहते हैं उनकी तादाद सेम है, तो हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। सिंस द रिएक्शन डिड नॉट सीज एट दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होने के बावजूद रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रादर इट कीप्स ऑन गोइंग, ये फिर भी जारी रहता है इन बोथ द डायरेक्शंस, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड या रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में ये होता रहता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम के हासिल होने के बाद भी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता रहता है, वो मूव करता रहता है, वो डायनेमिक रहता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। द कंसनट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सूरत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज़ से मुराद ये है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Interesting information, vast deposits of coal are available in Thar Sindh. This coal can be used to generate electricity. When coal is made to react with steam, carbon monoxide and hydrogen are produced. These products then react by a reversible reaction called catalytic methanation to yield methane. सबसे पहले ये बताया गया है कि सिंध में थर के मुकाम पे कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं और इस कोयले को बिजली को बनाने के लिए, बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोयले को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं और इन प्रोडक्ट्स को फिर रिएक्ट करवाया जाता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, ताकि हम मीथेन हासिल कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालिटिक मेथनेशन, क्योंकि इसमें हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मीथेन को हासिल कर रहे होते हैं। सबसे पहले कार्बन को सी से शो किया गया है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं स्टीम के साथ, यानी कि पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में या स्टीम की सूरत में मौजूद है, जिसको हम H2O तो लिख रहे हैं लेकिन उसके साथ उसकी स्टेट क्या मेंशन करें, वो गैसी हालत में है, क्योंकि यहाँ पे स्टीम लिखा हुआ है इसलिए हम G लिखेंगे नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से मुराद कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 मोल हाइड्रोजन जब आपस में कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में हमारे पास मीथेन यानी CH4 गैसी हालत में और H2O गैसी हालत में यानी कि स्टीम हासिल हो जाएगी। अब इसके बाद चूँकि ये रिवर्स रिएक्शन भी होगा, जैसे कि हमें हाफ एडेड एरोज से शो हो रहा है। रिवर्स रिएक्शन की सूरत में मीथेन और स्टीम डिकम्पोज हो जाएंगी और दोबारा से ये रिएक्टेंट्स बना देंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के 3 मोल बना देंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से मुराद कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको मुकम्मल होने में सालों लग सकते हैं और अगर हमने उसको तेज़ करना है, जल्दी से रिजल्ट हासिल करने हैं, तो हम केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट के थ्रू तेज़ कर देंगे।
Question number 1. Elaborate an example of dynamic equilibrium which exists in this world between the three physical states of water. इसको हम क्वेश्चन के अंदर से ही शुरू करेंगे. An example of dynamic equilibrium which exists in this world between the three physical states of water occurs in a closed container where liquid water boils and turns into steam and some of the steam condenses back into liquid water. यानी कि पानी कुदरती तौर पे तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. पानी जो है वो ठोस, माया, गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हालतों में पाया जाता है. अब अगर हमने इसको ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे कि पानी को एक बंद कंटेनर के अंदर लिक्विड फॉर्म में बॉयल करेंगे और हत्ता कि वो पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो स्टीम जब ठंडी होगी यानी कंडेंस होकर वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगी. इस तरीके से पानी की हमने लिक्विड से गैसी हालत और गैसी हालत से लिक्विड हालत को डिस्कस किया और इन दोनों के दरमियान हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया. H2O लिक्विड फॉर्म में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन के एरोज़ के थ्रू ज़ाहिर कर सकते हैं कि पहले पानी को जब हम बंद कंटेनर में गर्म करेंगे तो वह एवेपोरेट हो जाएगा, उसके बहरात बन जाएंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O गैसियस स्टेट में यानी कि गैसी हालत में, आबी बहरात की हालत में या स्टीम की हालत में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर ये स्टीम दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी यानी कि कंडेंस हो जाएगी. तो कंडेंसेशन के अमल के थ्रू दोबारा से ये क्या होगा, स्टीम जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगी. सिमिलरली अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड वाटर यानी कि आइस. यही चीज़ जो है लिक्विड और सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती है. वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में जब फ्रीज़र में रखते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर बात है वो भी एक बंद कंटेनर में प्रोसेस हो रहा है. इसके लिए बंद कंटेनर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी इसमें गैसी चीज़ होगी तो वो बाहर चली जाएगी. एवेपोरेट हो जाने की सूरत में डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हो सकेगा. सो हम फ्रीज़र में पानी को रख देते हैं. अब पानी को हमने लिक्विड फॉर्म में फ्रीज़ कर दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, पानी से बर्फ़ बन गई, H2O सॉलिड फॉर्म में हमने लिख दिया. अब दोबारा से अगर हम उसको हीट देते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर मिलता है उसको, तो क्या होगा कि सॉलिड फॉर्म से बर्फ़ पिघल के लिक्विड फॉर्म यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस तरह से पानी के लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. सेकेंड क्वेश्चन है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी डाइनाइट्रोजन को हम N2 से ज़ाहिर करते हैं, टेट्राऑक्साइड को O4 से. डाई मीन्स 2 इसलिए N के नीचे 2 लिखा है, टेट्रा मीन्स 4 इसलिए ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है. इज़ अ कलरलेस गैस. डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसका कोई रंग नहीं होता. इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हम डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वो कलर्ड गैस बन जाएगी. कलरलेस से ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. नाइट्रोजन के लिए N लिखेंगे, डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखेंगे. प्रिडिक्ट हाउ द कलर ऑफ द मिक्सचर विल चेंज इफ N2O4 इज केप्ट इन अ सील्ड फ्लास्क एट 100 डिग्री सेल्सियस. वो हमें ये कह रहे हैं कि आपने ये प्रोडिक्शन करनी है कि किस तरीके से जो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है उसको अगर सील्ड फ्लास्क में रखा जाए और 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए तो उसका कलर कैसे चेंज होगा, यानी कि कलरलेस से ब्राउन कैसे हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि द मिक्सचर विल टर्न ब्राउन एज N2O4. N2O4 मीन्स कि डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डीकम्पोजेज इनटू NO2 मीन्स कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि ये मिक्सचर जो है जो कि डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाएगा तो इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो जाएगा. पहले वो लाइट ब्राउन होगा और जैसे जैसे रिएक्शन होता चला जाएगा तो उसका कलर ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा और हमारे पास जो हासिल होगी वो क्या होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज भी आ जाएगी, हत्ता कि ये कलर स्टेबल ब्राउन हो जाएगा. डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एक बेरंग गैस है. इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हासिल हो गए जिसका कलर ब्राउन है. शुरू में इसका कलर लाइट ब्राउन होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका कलर स्टेबल ब्राउन हो जाता है जब इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल होती है. ये अभी हमने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस किया है, लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये ब्राउन कलर से दोबारा कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगी. यानी कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं वो डीकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे और दोबारा से डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड
कलरलेस गैस बना देंगे। द टाइम अ रिएक्शन विल टेक to attain the state of dynamic chemical equilibrium depends upon the nature of the reaction and the conditions at which the given reversible reaction is performed. किस टाइम पे रिएक्शन डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट को हासिल करेगा, ये डिपेंड करता है कि आया कि रिएक्शन किस नेचर का है और उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म किया गया है। For a dynamic equilibrium to be set up, the rate of forward reaction must be equal to the rate of backward reaction. अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करना है तो उसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के। अगर ऐसा नहीं होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होगा, यानी कि जितने वक्त में या जितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही हैं उतने ही वक्त या उतनी ही स्पीड के साथ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने चाहिए। दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली, लेकिन ऐसा फ़ौरन नहीं हो जाता। एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शन, और अगर कोई रिएक्शन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हो, इट मे टेक ईयर्स, तो ये सालों भी ले सकता है। बोथ द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया आर रीजनेबली फास्ट एट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हम अमोनिया को फॉर्म करें चाहे उसे डिकम्पोज करें तो ये बड़ा फास्टली फॉर्म भी होगा और डिकम्पोज भी होगा, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस है, और इसके लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए होगा। दोबारा से हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि उसी की वजह से तो इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड तेज़ होगी। दिस रिएक्शन विल रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा चंद मिनटों के अंदर ही इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो जाएगी। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेक्स 4 to 5 seconds टू रीच एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो नीचे हमें केमिकल रिएक्शन बताया गया है इसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल करने के लिए सिर्फ 4-5 सेकेंड्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास वाटर के 2 मोल्स हों और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं, बहुत जल्दी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलहदा अलहदा हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 2 मोल अलहदा हो जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 मोल अलहदा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा यानी चंद सेकंड्स, तो ये दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल में ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाफ हेडेड एरोज़ हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स के पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग-अलग होंगे और फिर रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन की सूरत में ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे।